उसामा बाहर क्या कर रहा है? मुआज, इब्तिसाम, बिलावल, शहरयार, बाबर अली, मदीहा, जुलैफ, वाहिद, आयशा, अल्ताफ़, मिसबा, महविश, मुक़द्दस, शहजाद, फ़ातिमा, अहमद शेर, नूरुलैन, अमरीन, राना वकास, रह तो नहीं गया? हाँ जी, किया था घर जाके, पढ़ा था सारा। है? क्यों? कम कम 2-3 महीने की छुट्टियां ना दे दूँ आपको? हैं? चले फिर कल से छुट्टियां कर ले अगले 5 महीने, फिर नए सेशन में दोबारा आ जाना। पंद्रह करना था, 127। ये अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने की पावर के हवाले से है कि अनलॉफुल असेंबली अगर है या करने का इख्तियार है किसी भी अनलॉफुल असेंबली को, या जहाँ भी 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, उनको लगे कि ये पब्लिक पीस डिस्टर्ब करेंगे, उनको कह सकता है डिस्पर्स हो जाओ। और उस डिस्पर्स करने में 128 में है कि वो उनके ऊपर फोर्स इस्तेमाल भी कर सकता है, सिविल फोर्स इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो ना ऐसा कर रहे हो, सिविल फोर्स में लाठी चार्ज, हाथों से मारना, उसके ऊपर वाटर कैनन, ये इस्तेमाल हो सकता है उनको डिस्पर्स करने के लिए। जहाँ तक आ गई बाकी बात फायरिंग की, तो फायरिंग भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यानी एएसपी या डीएसपी की परमिशन की ज़रूरत होती है। अगर इनमें एसएचओ के बाद एएसपी या डीएसपी आ जाए तो उसकी डायरेक्शन के ऊपर उनके ऊपर फायरिंग भी हो सकती है उस अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए। अगली बात है कि अगर वो सिविल फोर्स यानी पुलिस से वो डिस्पर्स नहीं हो रही तो फिर क्या किया जा सकता है, फिर वो मिलिट्री कॉल भी कर सकते हैं। वो एएसपी या डीएसपी रैंक का जो यहाँ पे है वो वहाँ आर्मी को कॉल कर सकते हैं, और आर्मी का जो जेसीओ होगा यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर होगा, जो या उस ट्रूप्स जो नज़दीकी है उनको जो कमांड कर रहा है, उसकी ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो पुलिस ऑफिसर की इस कॉल के ऊपर आए और इसको असिस्ट करे। अगर ये है 130 में, अगर जब ये असेंबली 5 और मोर पर्सनस की लाइकली टू डिस्टर्ब पीस, लाइकली टू डिस्टर्बेंस है, पुलिस का जो है वो एएसपी डीएसपी या कोई ऑफिसर जो हमने ये अभी बोला वो है नहीं, या उनसे कम्युनिकेट नहीं हो सकती,
तो कमीशन ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान नहीं आर्मी का, कमीशन ऑफिसर जो सेकंड लेफ्टिनेंट होता है वहाँ से ऑनवर्ड कमीशन ऑफिसर हैं, वो भी 131 के तहत ख़ुद उस को कॉल कर उसको डिस्पर्स कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए अगर उतनी देर में एएसपी डीएसपी से कम्युनिकेट हो जाए या एएसपी डीएसपी पुलिस आ जाए तो ये कमीशन ऑफिसर उस सिविल जो फोर्स है एएसपी डीएसपी के ताबे रह के उनके हुक्म को बजा लाते हुए उसको डिस्पर्स करेंगे, जो अनलॉफुल असेंबली है 131 में। 131 ए में उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि फेडरल गवर्नमेंट और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहे रिक्वेस्ट करे, यानी फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट भी या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रेक्विजिशन के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट रेंजर्स या आर्मी कॉल कर सकते हैं। ये 131 में है, जिसे हम उर्फ आम में जो कहते हैं कि यहाँ आर्मी आ गई, कर्फ्यू लग गया वगैरह वगैरह। तो 131 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है सेटिस्फाइड है फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी, पब्लिक पीस, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो ये ज़रूरी समझती है कि असिस्टेंट आर्म्ड फोर्सेस की ज़रूरी है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट रिक्वायर कर सकती है फेडरल गवर्नमेंट को, उसकी अप्रूवल से वो फिर कॉल हो जाएगी आर्म फोर्सेस या सिविल आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस के अंदर आपकी ये आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और सिविल आर्म फोर्सेस में रेंजर्स और फ्रंटियर कोर, फ्रंटियर कांस्टेबलरी, पोस्टल गार्ड वगैरह शामिल हैं जो हमारी सरहदों के ऊपर हैं। रेंजर्स की जितनी भी रेंजर्स भी और ये जो मैंने आपको बोला ये है, ये आएंगी, ये 30 डेज़ के लिए आएंगी और 30 डेज़ के लिए आप इनको बुलवा सकते हैं। इनको जब आएंगी तो आर्मी का हर ऑफिसर इस रिक्वेजिशन को मानेगा और उस पर अमल करेगा। ये 30 डेज़ के लिए होंगे और इनके पास मैजिस्ट्रेट के पावर नहीं होंगे, लेकिन ये आके यहाँ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और पीस की प्रोटेक्शन के लिए ये सिविल आर्म फोर्सेस या आर्म फोर्सेस आएंगे। जब ये सिविल आर्म फोर्सेस या आर्म फोर्सेस या उनके ऑफिसर वहाँ उस असेंबली को डिस्पर्स कर रहे हैं, उन लोगों को डिस्पर्स कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, या उनके अलावा कोई और लोग उसके ऊपर हैं, पुलिस वाले हैं, उसके अंदर अगर वो करते हुए कोई ज़ख्मी हो जाए, लोग किसी के आँख फूट जाए, किसी के सर पे डंडा लगा वो मर गया, या ऐसे इन्होंने आंसू गैस फेंकी, उससे कोई 8 पेशेंट बहुत ज़्यादा थे या उनका सांस का कोई इशू था, उससे वो ज़्यादा शेलिंग से मर गया है, तो ज़ाहिर है उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है। अब ये जो आगे हमने ये बोले हैं आर्म फोर्सेस और सिविल आर्म फोर्सेस, ये यहाँ भी आएगा। फिर आप जब इसको करेंगे एंटी टेररिज्म एक्ट, उसके अंदर भी जिनका है उसके अंदर भी ये इनकी डेफिनेशंस हैं कि आर्म फोर्सेस के अंदर ये जो है एक तो मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्स है, एंड इंक्लूड है एनी अदर आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जो ऑपरेट कर रही हो। तो बेसिकली हमारी 3 है, एक वैसे और है जिसका हम जिक्र नहीं करते, वो एटॉमिक की जो हमारी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए फोर्सेस हैं, उनको नाम आम तौर पे नहीं लेते, वो स्पेशलाइज्ड हैं उसी मामले में। लेकिन ये है आर्म फोर्सेस के अंदर जब आप एंटी टेररिज्म करेंगे वहाँ उनकी आर्म फोर्सेस की डेफिनेशन के अंदर उनके रिजर्व्स भी शामिल है। तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि आर्म फोर्सेस के अंदर मिलिट्री, नेवल एंड एयर फोर्सेस है, और उसके अंदर इंक्लूड है जो अदर आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान जो ऑपरेट कर रही हों, जो भी हों, जिस तरह इनकी जो है वो मुजाहिद फोर्स वगैरह जो भी होगी वो। इसके अंदर फिर रेंजर्स के अंदर क्या होगा, यानी सिविल आर्म फोर्सेस का जो वर्ड आया है उसके अंदर क्या है उसके अंदर पाकिस्तान रेंजर्स है। ये जो पाकिस्तान रेंजर्स है ये जहाँ पाकिस्तान का इलाका इंडिया के साथ है, पाकिस्तान रेंजर्स के मेन 2 हिस्से हैं, एक पंजाब रेंजर्स और एक सिंध रेंजर्स। ये जो इंडिया के साथ हमारा बॉर्डर खुश्की का स्टार्ट होता है, ये इधर शक्करगढ़ से लेके फिर होता हुआ इधर उकाड़ा से आगे फिर भावल नगर, फिर आगे होता हुआ चोलिस्तान, फिर आगे भावलपुर से आगे तक, भावल नगर, भावलपुर से आगे तक, फिर ये सिंध तक। सिंध से पहले इस रेंजर्स का नाम होता है पंजाब रेंजर्स, और सिंध से आगे जो है
सिंध रेंजर्स, यानी जहाँ सिंध स्टार्ट होता है, इन दोनों को मिला के कहते हैं पाकिस्तान रेंजर्स। ये तो है खुश्की में जो सिविल आर्म फोर्सेस जो बॉर्डर की हिफाजत करती है। अब ये सवाल एक आप आम तौर पे ये होता है कि ये जो यहाँ आर्मी क्यों नहीं होती बॉर्डर के ऊपर, और ये उधर उनकी बीएसएफ है, इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उधर भी आर्मी नहीं है। हमारी जो बॉर्डर के ऊपर है वो रेंजर्स है, इधर भी आर्मी नहीं है। होता यह है कि इंटरनेशनल लॉ के तहत आपकी जो आबादी है उसके हिसाब से आपकी एक मैक्सिमम तादाद होती है जितनी आप आर्मी रख सकते हैं। तो उस हम आलमोस्ट अपनी आबादी के लिहाज से उसके करीब ही है जितनी हम रख सकते थे। 7 लाख के करीब हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, एक्टिव आर्म्ड फोर्सेस है। उसके लिए ये होता है कि फिर हम उतनी तो रख लेते हैं जितनी है, और जो सरहदों के लिए फिर कहते हैं कि एक और हम फोर्सेस ले लें जिसका नाम सिविल आर्म फोर्सेस हो। उधर उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बना दी, पुलिस से थोड़ी सी बेटर होती है, उनकी ट्रेनिंग आर्मी से कम होती है, ताकि वो सरहदों की नकलो हमल और स्मगलिंग वगैरह रोकने के लिए पीछे आर्मी खड़ी होती है। तो ये सिविल आर्म फोर्सेस है। तो ये जो आपको इंडिया से खुश्की का बॉर्डर है, उधर पाकिस्तान आपकी रेंजर्स है। एफसी फ्रंटियर कोर, ये आपका जो केपीके के जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ केपीके की तरफ से जो बॉर्डर है वहाँ फ्रंटियर कोर है। फिर कांस्टेबलरी है, फ्रंटियर कोर है। फ्रंटियर कोर के आगे जो ये जो फ्रंटियर कोर और ये जो कांस्टेबलरी है, इसके एक है जो आपकी गिलगित बल्तिस्तान जो पहाड़ी इलाका है उधर है, ये फ्रंटियर कोर। ये जो आपकी कांस्टेबलरी है इसे कहते हैं फ्रंटियर कांस्टेबलरी। फ्रंटियर कोर आपके पास लिखा है फ्रंटियर, आगे दोबारा वर्ड यूज़ हुआ है, खाली कांस्टेबलरी है। फ्रंटियर कोर है जो आपके गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर वाले जो पहाड़ी इलाका है उधर है। फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, ये इलाका जो है ये आपके जो केपीके के जो बॉर्डर है उसकी हिफाजत करती है। बलूचिस्तान जो कांस्टेबलरी है ये आपका करती है जो बलूचिस्तान का जो एरिया जो ईरान के साथ आगे जाके मिलता है, और वो जो सरहद है उसके ऊपर कोस्ट गार्ड जो है, जो हमारा साहिली इलाका है जहाँ कराची से आगे आप ग्वादर की तरफ जाते हैं तो जो हमारा साहिली समंदर है उसको ये करते हैं। तो ये आपकी सिविल आर्म फोर्सेस में पाकिस्तान रेंजर 1, फ्रंटियर कोर 2, फ्रंटियर कांस्टेबलरी 3, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी 4 और कोस्ट गार्ड्स ये 5। तो ये है। और ये एक छोटा सा सवाल है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ये बड़ा होता है कि फायरिंग के ऑर्डर कौन कर सकता है। एसएचओ कर सकता है, मिलिट्री वाले कर सकते हैं, एएसपी डीएसपी कर सकता है, या एएसपी डीएसपी दोनों कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आती है छोटे जब क्वेश्चन आए तो, और कोई ना कोई सवाल इसके अंदर से पूछ लिया जाता है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट आपका है वो है न्यूसेंस का। न्यूसेंस का क्रिमिनल लॉ जो बताया गया है वो है 268 पीपीसी में। न्यूसेंस की डेफिनेशन, न्यूसेंस करने का जुर्म उधर है। अब ये न्यूसेंस है क्या? न्यूसेंस इज ए सिचुएशन वेयर nuisance is a situation where life, liberty, health, comfort and property of another is in danger। क्या क्या चीज़ है इसके अंदर? ये वो सिचुएशन है जहाँ लाइफ, लिबर्टी, हेल्थ, कंफर्ट एंड प्रॉपर्टी इज इन डेंजर ऑफ पब्लिक एट लार्ज इज इन डेंजर। ये कर ले, where the life, liberty, health, comfort and property of public at large is in danger। तो ये
आपको न्यूसेंस की डेफिनेशन हर सूरत में याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर कहीं ना कहीं फिट होगी, कहीं ना कहीं आएगा। अब आगाज़ ये होता है कि मैजिस्ट्रेट को जब इत्तला मिलती है थ्रू पुलिस रिपोर्ट और अदर इंफॉर्मेशन से, पुलिस रिपोर्ट से या अदर इंफॉर्मेशन से, कि कहीं न्यूसेंस है। अब ये जो न्यूसेंस है, जो हमने कहा जहाँ किसी की लाइफ, लिबर्टी और ये वो चीज़ें जो मैंने आपको बोली वो इन डेंजर है, तो यहाँ उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है कि क्या क्या चीज़ें इन डेंजर हैं। अब आप उसको देखें। वो देखते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी ने गली बंद की हुई है सीमेंट बजरी वगैरह से, एक। नंबर 2, किसी ने ट्रेड या ऑक्यूपेशन ऐसा किया है जिससे उसे रोकना ज़रूरी है। उसने मोहल्ले में मशीनरी लगाई हुई है, उसकी घड़ घड़ सोने नहीं देती। उसने आटा चक्की या मिर्चों की चक्की लगाई है, सारे जो मोहल्ला है उसकी आंखें ख़राब हो रही हैं। नंबर 3, उसने गुड्स या मर्चेंडाइज इस तरह रखी है कि वो डिस्टर्बेंस हो रही है। उसकी कोई भी चीज़ें हैं, उसने फट्टे बाहर इतने लेके आया हुआ है, गुजरने का रास्ता नहीं किसी को। या कारोबार वो इस तरह करता है, ऊंची ऊंची आवाज़ लगा लगा के सारे मोहल्ला जो है वो उससे तंग है। उसने बिल्डिंग, टेंट और स्ट्रक्चर या कोई और इरेक्शन, यानी कोई भी उभार उसका ऐसी है, बड़ी चीज़ है जिसको रिपेयर या सपोर्ट की ज़रूरत है और वो किसी भी वक्त गिर सकता है। उसकी जो बिल्डिंग है उसकी दीवार गिर सकती है, उसको रिपेयर की ज़रूरत है। उसने कोई और तंबू कनात लगाए हुए हैं जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। शेड ऐसा बनाया है। चौथे नंबर पे उसके पास ट्री ऐसा है जो किसी भी वक्त गिर सकता है, उसे सपोर्ट की ज़रूरत है। पुराना ट्री है, उसके जो नीचे जो जड़ें हैं वो उखड़ी हुई हैं, किसी भी वक्त आवाज़ ज़्यादा आई तो वो गिर जाएगा, नुकसान होगा। 5वां, उसकी जो डिस्पोज़ल है उसका गंदा पानी गलियों में आ रहा है, उसको गटर को ठीक नहीं करवा रहा। 7वां, उसका टैंक वेल या खुदाई उसने की है जिसमें कोई भी बंदा गिर सकता है। उसने आगे डेंजरस एनिमल रखा हुआ है, कुत्ता है बड़ा डेंजरस, खुला छोड़ा होता है, हर एक के ऊपर भौंकता है। ये 8 किस्म के जो न्यूसेंस जो उस डेफिनेशन के अंदर आती हैं। फिर उन्होंने एक्सप्लेन की है कि इसके बारे में अगर मैजिस्ट्रेट को कोई इतला मिले पुलिस के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से, कोई पब्लिक का बंदा उसे पटिशन दायर करे, तो यहाँ तक आपको समझ आएगी। ये जब उसके पास आएगी वो एक ऑर्डर करेगा, उसे कहते हैं कंडीशनल ऑर्डर। कंडीशनल ऑर्डर में वो कहेगा, 3 ऑप्शंस उसे दिए जाएंगे जिसके खिलाफ ये एप्लीकेशन आई है। एक ऑर्डर होगा कि इस कंडीशनल ऑर्डर जो हम कह रहे हैं इसके ऊपर अमल दरामद करो। वो न्यूसेंस जिसकी शक्ल कोई भी हो सकती है उसको ख़त्म करो। कुत्ता तुम्हारा भौंकता बहुत है, चेन करो। वेल जो है तुम्हारा वो खुला है, उसको उसकी दीवार बनाओ। बिल्डिंग गिरने वाली है उसे रिपेयर करो या गिरा के नहीं बनाओ। आपका जो ट्री है वो गिरने वाला है, उसे ठीक करो। अपनी तजारत इस तरीके से ना करो कि लोग डिस्टर्ब हो। मशीनरी जो तुम्हारी चलती है उसको ठीक करो। ये जो भी ऑर्डर, जो भी न्यूसेंस होगी उसके बारे में उसे ऑर्डर करेगा कि कंडीशनल ऑर्डर है, इसके ऊपर अमल दरामद करो। अगला बंदा जिसके पास ये ऑर्डर पहुंचा है इसे कहते हैं कंडीशनल ऑर्डर। पहला ऑर्डर होगा कंडीशनल ऑर्डर। उसके पास अगला बंदा जिसको ये गए हैं उसके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1
कि वो इसको ओबे कर दे, परफॉर्म कर दे जो ऑर्डर कहा गया है। जो कंडीशनल ऑर्डर इसको, अच्छा इसकी सर्विस कैसे होगी? सर्विस उसी तरह होगी जिस तरह सर्विस आपने पहले पढ़ी है उस शख्स को। एक पर्सनल सर्विस नहीं तो पब्लिश कर दी जाएगी, जो भी मैनर होगा। ये दो तरीक़ों से उसे ये नोटिस जाएगा, इसे ये ऑर्डर जाएगा। इस ऑर्डर में उसे कहा जाएगा कि ये काम करो। अब जब ये उसको ऑर्डर गया उस तरीके से जो कि सम्मन सर्व करने का तरीका है, क्रिमिनल में हमने पढ़ा है, उसका जो भी तरीका है, अगले बंदे के पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 ओबे करे या परफॉर्म करे ऑर्डर को। नंबर 2 अगर वो परफॉर्म या ओबे नहीं करता तो उसकी वजूहात बताए और इस ऑर्डर को कंटेस्ट करे, कहे कि ये ऑर्डर कंडीशनल ऑर्डर जो मैजिस्ट्रेट ने दिया है इसे सुने बगैर ये ऑर्डर गलत है। दूसरी ऑप्शन उसे है, उसे कहते हैं शो कॉज ओब्लिक कंटेस्ट द ऑर्डर। वो वजह बताए कि आपका ये जो मैजिस्ट्रेट का कंडीशनल ऑर्डर है वो क्यों सही नहीं है और आप क्यों ठीक हो। तीसरे नंबर पे उसके पास ऑप्शन है क्लेम ज्यूरी। तो 135 ने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं जब आपको उस बंदे को वो कंडीशनल ऑर्डर मिला। अगर तो इनमें वो कर देगा, ओबे कर दिया, बात ख़त्म हो गई। शो कॉज की तरफ आते हैं, कैसे होता है, क्लेम ज्यूरी की तरफ आएंगे उसके तरफ। अगर उसको ये टाइम फ्रेम दिया गया, ये 3 काम की ऑप्शन दी गई, टाइम ख़त्म हो गया, उसने कुछ नहीं किया, तो ये वाला जो कंडीशनल ऑर्डर है ये एब्सोल्यूट ऑर्डर हो जाएगा। कंडीशनल ऑर्डर हतमी बन जाएगा। एब्सोल्यूट ऑर्डर हमेशा जो होता है वो किसी भी पब्लिक सर्वेंट का एब्सोल्यूट ऑर्डर अगर हो, उसकी अगर आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो पीपीसी में आपने इसको देखना है, वो 188 है पीपीसी का, जहां आप देखेंगे कि किसी भी पब्लिक सर्वेंट का जो लॉफुल ऑर्डर है, अगर तो वो पब्लिक सर्वेंट अदर देन मैजिस्ट्रेट या जज है तो उसकी वायलेशन के ऊपर उसको 1 माह सज़ा है, और अगर वो मैजिस्ट्रेट या जज का ऑर्डर है पब्लिक सर्वेंट तो उसको उसकी 6 माह सज़ा होगी। ये एब्सोल्यूट ऑर्डर यानी 188 पीपीसी की भी खिलाफ वर्जी है। बहरहाल वापस आते हैं उसी चीज़ के ऊपर कि इसको 3 जब ऑप्शंस दी जाएंगी और तीनों कुछ नहीं करता तो 136 ने कहा वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, और एब्सोल्यूट के कॉन्सिक्वेंसेस इधर भी लिखे हैं, आगे भी आएंगे कि वे पर 6 महीने के लिए अंदर भी जाओ, और वो मैजिस्ट्रेट वो जो न्यूसेंस उसने की है उसको खुद करवाएगा ठीक, और उसके पैसे भी उससे निकलवाएगा। उसकी जो चीज़ उसने तोड़ी है, उसके मलबा शलबा, उसका दरख्त जो गिरने वाला था उसको बेच के भी पैसे पूरे करेगा, और उसको एक 6 महीने की सज़ा भी होगी, वगैरह वगैरह। अब आ जाए तीनों ऑप्शन के ऊपर। अगर तो वो ओबे कर ले तो बात ही ख़त्म होगी, यहाँ पे आगे हमने चलना ही नहीं है। दूसरी क्या है, वो शो कॉज करता है, कंटेस्ट करता है। वो कहता है जनाब आपको गलत किसी ने कहा है, ऐसी कोई न्यूसेंस नहीं, मैं कोई यहाँ ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने नहीं लगाता, मैं लोगों को नहीं जाता, मेरी मशीनरी जो है ये तो शोर ही नहीं करती, मेरा कुत्ता जो है वो तो बड़ा बीबा कुत्ता है, वो तो बड़ा है, वो तो बोलता बालता ही नहीं, ये आपको किसी ने गलत इतला दी है किसी दुश्मनों ने। तो मैजिस्ट्रेट उसको जो उसने कहा है उसकी एविडेंस रिकॉर्ड करेगा। जिस तरह 20 में आपके ट्रायल होता है उसी तरह ये इंक्वायरी होगी इन द मैनर प्रोवाइडेड इन चैप्टर 20। चैप्टर 20 में आप पढ़ चुके हैं। चैप्टर 20 क्या कहता है? ट्रायल और इंक्वायरी बिफोर ए मैजिस्ट्रेट। ट्रायल कैसे होना है, इंक्वायरी कैसे होनी है, वो चैप्टर 20 में उन्होंने तरीका बता दिया, जिसके अंदर मैंने आपको बताया 4+1 एक सेक्शन है जिनके तहत उसके ऊपर तरीकाकार होता है, एविडेंस आएगी, उससे पूछा जाएगा, उसने डिनाई किया, फिर उसके ऊपर जो है वो एविडेंस प्रोसिक्यूशन की आएगी, उसके सारे मामला देखेंगे। आफ्टर इंक्वायरी अगर मैजिस्ट्रेट ये समझे कि ऑर्डर रीज़नेबल नहीं था जो मैंने पहले किया है, ये बंदा ठीक कह रहा है, इसने अपनी बात मेरे से मनवा ली है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, जो कंडीशनल ऑर्डर है वही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसने कंटेस्ट करने के बाद आफ्टर इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट इस नतीजे पे पहुंचे कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, वाकई लोग तंग है इससे,
का इशारा मैंने आपको दे दिया। तीसरी सिचुएशन उसके पास थी, वो कहता है जी ये बात ऐसी है कि इसके अंदर कोई कंटेस्ट करने की बात नहीं है। आप कहते हैं बास फैक्चुअल चीज़ें होती हैं जिसको ज्यूरी से मामला हल हो जाता है। भाई वो कहता है जी ये इनका कुआं जो है अनफेंस्ड है, इसको इंक्वायरी आप मैजिस्ट्रेट यहाँ बैठ के कितना मर्जी काबिल जज हो, एविडेंस लेता रहे, उधर सच्ची झूठी आती रहे, उसमें वो कैसे उस नतीजे पे पहुंचेगा। सबसे आसान हल तो है मैं यहाँ 2 बंदे भेजूँ, ज्यूरी भेजूँ, वो देख के आए कि वाकई गिरने वाला है नहीं गिरने वाला, उस कुएं के अंदर बच्चे गिरने हैं या नहीं गिरने, उसकी फेंस है ऐसी या नहीं है। तो ये सिंपल है। वो कहता है मैं ज्यूरी क्लेम करता हूँ, ज्यूरी भेजो वो देख लेगी। मैजिस्ट्रेट कहता है ठीक है, एटलीस्ट 5% की ज्यूरी होगी, तो 2 बंदे आप भेज दो, 2 बंदे मैजिस्ट्रेट कहता है मैं दूंगा, और जो फोरमैन होता है, फोरमैन कहते हैं तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, वो भी मैजिस्ट्रेट खुद देगा। तो 2 बंदे जिसने क्लेम ज्यूरी की थी कि नहीं जी मैं तो बिल्कुल सच्चा हूँ, कोई न्यूसेंस ऐसी मैंने नहीं की, तो वो जो ज्यूरी क्लेम कर रहा है आधे बंदे वो देगा, आधे मैजिस्ट्रेट देगा, और फोरमैन भी मैजिस्ट्रेट देगा। होंगे एटलीस्ट अनइवन होंगे और एटलीस्ट 5 होंगे, नॉट लेस देन 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। तो 5 होंगे तो 2 वो देगा जो क्लेम ज्यूरी कर रहा है, और 2 मैजिस्ट्रेट और तीसरा भी मैजिस्ट्रेट। अगर वो 7 होने हैं तो 3 वो देगा और 3 मैजिस्ट्रेट देगा और 7वां भी मैजिस्ट्रेट, यानी मैजिस्ट्रेट के 4, 3 या 9 जो भी 7 बंदे देगा। अब उनको एक टाइम दिया जाएगा कि ये इशू है, इसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट दो। उनको बुलाया जाएगा, जो नाम आएंगे, जो 2 वो देगा, जो मैजिस्ट्रेट देगा, और सारों को जो है ना वो बुलवाया उधर भेजा जाएगा, उन्हें टाइम दिया जाएगा, ये इशू है इसके ऊपर अपनी वर्डिक्ट दो। वर्डिक्ट उस न्यूसेंस के हिसाब से हो सकती है, जो भी उस न्यूसेंस के बारे में है वो फिर उनकी वर्डिक्ट आई। वही बात 139 में, अगर उनके वो ये समझे कि मैजिस्ट्रेट ने जो पहला ऑर्डर दिया था कंडीशनल ऑर्डर वो ठीक है, रीज़नेबल है, तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। अगर वो ये समझती है कि मैजिस्ट्रेट का पहला ऑर्डर रीज़नेबल नहीं है, ये बंदा ठीक कह रहा है, ज्यूरी ये वर्डिक्ट दे, तो वो खारिज हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई। यहाँ तक मेन जो आपका न्यूसेंस है, जो ये वाली न्यूसेंस इस बुनियाद के ऊपर है, ये सवाल ख़त्म हो जाता है। लेकिन आगे कि फिर ऑर्डर एब्सोल्यूट कैसे होता है वो है। 139A में एक नई सिचुएशन अराइज हो गई। यहाँ जो बंदा जिसको कहा गया है कि आप ये न्यूसेंस ख़त्म करो, वो ये नहीं कहता कि न्यूसेंस नहीं है, वो कहता है अभी अगर न्यूसेंस है भी तो ये न्यूसेंस में मेरा प्राइवेट राइट है, पब्लिक राइट तो है ही नहीं। ठीक है, मैंने कुत्ता रखा हुआ है और छोड़ा भी खुला हुआ है, वो मैंने अपने खेतों में रखा हुआ है। ये कौन होते हैं कि मेरे खेतों से गुजरे? कई दफ़ा ऐसा होता है, गांव वालों ने खेतों के दरमियान पगडंडी ऐसे ही एक बना ली होती है, शॉर्टकट रास्ते में गुजरते हैं, वहाँ उसे उसका कुत्ता पड़ गया, उसने काट लिया, या वहाँ उसने अपने कुआं बनाया होता है, वो कुआं अनफेंस्ड होता है। अब मैं अपना यहाँ पे मैं पिछले दिनों गया तो वो भी अब कुआं इब्तदा में अनफेंस्ड है हमारा, उधर खेतों के अंदर है, लेकिन लोग उस मोटरसाइकिल के से ऊपर उसके बिल्कुल वहाँ से गुजरते हैं, जिनको नहीं पता वो उस कुएं में गिर सकते हैं। तो वो मुझे ये कहते हैं, और उधर से कोई गिर भी गया, उन्होंने कहा आपका कुआं अनफेंस्ड है, गिर सकता है, न्यूसेंस है, ठीक करो। मैं जवाब 139A में देता हूँ। मैं ये नहीं कहता मेरा कुआं अनफेंस्ड नहीं है, मैं ये नहीं कहता मेरा कुत्ता जो है वो खुला है, मैं कहता हूँ हाँ खुला है, मैं कहता हूँ हाँ मेरा वो कुआं अनफेंस्ड है, उसके ऊपर कोई दीवार कोई मुंडेर नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अब पब्लिक राइट इधर किधर से आ गया? पब्लिक कौन होती है? मेरे खेतों में से गुजरने वाली। मैंने खेतों के लिए कुत्ता रखा है, मैंने अपने खेतों के लिए कुआं बनाया है, इनका पब्लिक राइट मैं डिनाई कर रहा हूँ, इनका राइट ही नहीं है वहाँ से गुजरने का। ये 139A में जब ये लेता है तो इसके ऊपर ये अगर वो कहता है तो मैजिस्ट्रेट इसको फिर डिनाई, यानी वो आ जाता है, तो मैजिस्ट्रेट इसकी इंक्वायरी स्टार्ट कर देता है। हाँ यार बात तो तुम्हारी ठीक है कि पब्लिक राइट है यहाँ से गुजरने का या नहीं है। इसी तरह मैं अपने घर में जहाँ पे रहता हूँ ये सही है, वहाँ पे ना सोफे वाले हैं हमारे मेरे घर के बिल्कुल सामने,
वो जो है ना वो सुबह सुबह आके ना, तो वो आपको पता है सोफे वाले ना पिन्ने लगाते हैं, तो वो पिन्नों की टक टक की आवाज़ आती है सुबह सुबह वो आते हैं। तो ये जो आपको पिन्ने नज़र आ रही है ना ये वाली चेयर के ऊपर, ये वाली पिन्ने उनकी मशीन से लगती हैं। तो वो सुबह सुबह वो काम कर रहे होते हैं, टक 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 की आवाज़ उनके पास वो एक होता है मशीन सी है, पंक्चर से टक टक की आवाज़। तो मेरी मिसेज मुझे कहती कि इनको कहें कि ये रुके। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा यहाँ हमारा राइट नहीं है, ये अब एरिया कमर्शियल हो गया है जहाँ हमारा घर है, तो यहाँ कमर्शियल एरिया के अंदर ये एक्टिविटी है, मैं ऐसे नहीं रोक सकता। ये अब रेजिडेंशियल नहीं है, हम बेसिकली कमर्शियल के अंदर है, तो कमर्शियल है हमारा, तो लिहाजा यहाँ मैं इस एक्टिविटी को नहीं कह सकता। अब यहाँ पे मैं भी उसे ये कहता तो वो यही कहता यहाँ आपका पब्लिक राइट नहीं है भाई, है ही है, ये मशीन बननी है, घट घट की आवाज़ आएगी, जो भी मैं करूँ है ही कमर्शियल एरिया। उसी तरह वहाँ भी वो डिनाई कर रहा है, कहता ये नहीं मैं घट घट नहीं करता, मैं शोर नहीं करता। ओ भाई मैं करता हूँ, मेरा ये राइट है, आप लोगों का पब्लिक राइट नहीं है। इस पे फिर जो है मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी के अंदर अगर वो फाइंड करे कि इस बंदे के हक में, इसके डिनाइल में, ये जो डिनाई कर रहा है, ये जो कह रहा है कि पब्लिक राइट नहीं है, इसके ऊपर अगर आ जाती है उसके पास एविडेंस, देन ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग until the matter of existence of such right has been decided by competent civil court। जिसने कहा था ना कि ये जिसकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है ये उसने कंडीशनल ऑर्डर किया था, वो इस नतीजे पे पहुंचा, उसने ये कह दिया भाई मेरे खेत हैं, ये देखो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, यही है, इधर बताएं रास्ता सरकारी किधर है जो यहाँ से गुजरते हैं, तो अनफेंस्ड है, मैंने तो इनको गुजरने दिया है, मेरा शुक्रिया अदा करें, मेरा कुत्ता काट रहा है या जो भी है, मैंने तो रखा ही इसीलिए है। तो मैंने अगर उस इंक्वायरी में ये साबित कर दिया कि पब्लिक राइट नहीं है, तो वो क्या होगा, मैजिस्ट्रेट मामले को स्टे कर देगा। जो कंडीशनल ऑर्डर था वो कहेगा स्टे, और जिसने कहा था कि ये न्यूसेंस है उसे कहेगा जाओ भी बेबे अब जाके सिविल कोर्ट से तुम ये लेके आओ, कि सिविल कोर्ट ये कहे कि ये अरशद गलत कह रहा है, जिसका सिविल जो पब्लिक राइट डिनाई कर रहा है, तो फिर उधर से लेके आओ, उतनी देर तक मैंने इसको ये नहीं कहना। तो ये आपका 139A में तरीका है। अब 140 में जो मैं बार बार बोल रहा था, ऑर्डर अगर एब्सोल्यूट हो गया है तो क्या होगा, यही उन्होंने कही है कि पीछे 137 हो 139 हो, जब ऑर्डर एब्सोल्यूट हो गया है तो उसे कहेंगे कि अब इसे परफॉर्म करो, और अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो मैजिस्ट्रेट खुद करवाएगा, वो कुएं की फेंस खुद बनवाए, वो दरख्त गिरने वाला है उसे खुद गिराए, वो दीवार या बिल्डिंग गिरने वाली है उसे खुद करवाए, और उसको कैसे पैसे करेगा पूरे, द मैजिस्ट्रेट में काज इट टू बी परफॉर्म्ड, वो करवाएगा, एंड मे रिकवर द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट आइदर बाय द सेल ऑफ एनी बिल्डिंग, गुड्स और अदर प्रॉपर्टी रिमूव्ड बाय हिज ऑर्डर। अब उसके मजदूरों के पैसे कहाँ से देंगे, वो लकड़ी बेच के, जो वो थी वो ईंटें बेच के। अब बाज़ ऐसी सिचुएशन है जहाँ लकड़ी भी नहीं है, ईंटें भी नहीं है, ये जो फेंस वाली बात मैंने कही, फिर कहाँ से पैसे पूरे करेंगे, बाय डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ एनी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ सच पर्सन। तो मेरी कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी उनको नज़र आ गई, कोई माल डंगर, कोई ट्रैक्टर, कोई मोटरसाइकिल, वो नज़र आ गया, वो बेच के तो वो जो न्यूसेंस को रिमूव करने के ऊपर, ईंटों के ऊपर मजदूरों का जो खर्चा आएगा वो मैजिस्ट्रेट वहाँ से पूरे करेगा। और साथ 141 में उसको क्या होगा, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी जो होती है 140 में, जो 188 PPC के तहत। तो 141 कहता है उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होगी, 188 का उसके खिलाफ पर्चा होगा। लेकिन पर्चा जो है उसका क्या फ़ायदा भाई, बात तो वही के वही है। तो 140 सबसेक्शन 2 फिर कहता है कि फिर आप ऐसा करो कि उसके अंदर जो है वो खुद ही वो रिमूव करो, और मैजिस्ट्रेट वो रिमूव करवाएगा, वो न्यूसेंस दूर करवाएगा, क्योंकि न्यूसेंस को दूर होना असल मामला है। और उसके पैसे कहाँ से मिलेंगे, 2 तरीके हैं, एक वो जो चीज़ जो मलबा मिला है उसको बेच के, और लेकिन अगर मलबा नहीं है
तो फिर उस बंदे की मूवेबल प्रॉपर्टी बेच के वो पैसे पूरे होंगे, उसे सज़ा भी मिल गई और न्यूसेंस भी कंप्लीट हो गया। तो ये आगे मेन है। आगे 141 है कि अगर वो इफ़ द एप्लीकेंट बाय नेग्लिजेंट और अदरवाइज प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ ज्यूरी, अपने टाइम में नहीं कहता तो फिर मैजिस्ट्रेट इन इस फेलो जो मैजिस्ट्रेट पार्ट ऑर्डर जो भी वो मुनासिब समझे तो एक दो ये। और साथ ही मैजिस्ट्रेट 143 में है कि रेपिटेशन भी रोक सकता है। ये नहीं है कि आज आपको मना है कि आज आपने नहीं करना तो क्या चलो आज मुझे मना है चलो महीने बाद मैं कर लिया करूँगी, ये नहीं है। रेपिटेशन भी होगी कि जब भी उसे ऑर्डर होएगा कि आज के बाद ये तुमने नहीं करना। डेक चला रहे हो, ऊंची आवाज़ से मशीनें चला रहे हो तुम, कोई भी किसी किस्म की न्यूसेंस। तो अब इस टॉपिक के अंदर आपने सबसे पहले ये देखा करता कौन है। मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करता है। कैसे करता है? चाहे उसे पुलिस रिपोर्ट आती है या अदर इंफॉर्मेशन आती है। नंबर नेक्स्ट कि इसके अंदर जो है न्यूसेंस की डेफिनेशन क्या है, तो न्यूसेंस की डेफिनेशन आपने बताई। नंबर नेक्स्ट जो न्यूसेंस की डेफिनेशन को खोल के उन्होंने 8 या 9 काम बताए कि उसके अंदर ये CRPC में आते हैं जिसकी इतला मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट या अदरवाइज मिली। अदरवाइज मीन कोई अग्रीव्ड पर्सन भी एप्लीकेशन देता है, दे सकता है उसने दी। फिर आपने ये देखा कि अगले वो उसके जो सर्विस है वो कैसे होनी है। सर्विस उसी तरह जैसे संबंध में होती है पर्सनल या उसकी पब्लिकेशन से। फिर आपने पूछा अगले बंदे के पास कितने ऑप्शन है, तो पता चला उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो ओबे करे या उसके अंदर जो है वो कंटेस्ट करे, शो कॉज करे और इंक्वायरी, जिस तरह ऑर्डर 20 में केस चलता है, इंक्वायरी चलती है, उसमें कंटेस्ट करे। और नंबर 3 या फिर क्लेम ज्यूरी करे। ये गया एक साइड। अगला इस पे आ जाता है सेक्शन के अगर वो ये नहीं कहता कि मैंने न्यूसेंस नहीं की, वो कहता है पब्लिक राइट मैं डिनाई कर रहा हूँ, मैंने जो किया है मैंने किया है, लेकिन ये पब्लिक राइट नहीं, इनका राइट नहीं है। वो क्या होगा, वहाँ पे भी उस तरह इंक्वायरी होगी और अगर मैजिस्ट्रेट ये समझता है प्रामा फिशाई के ये सही कह रहा है तो ये प्रोसीडिंग जो है ये जो इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी वो स्टे हो जाएगी। और उसको कहेंगे जिसको अभी भी तकलीफ़ है, जो कहता है नहीं जी नहीं मेरे पास और भी डॉक्यूमेंट हैं जिससे मैं साबित कर दूंगा आज से 20 साल पहले यहाँ रास्ता था, वो कहेंगे जा फिर तू सिविल कोर्ट तो जाके लेके आ कि इतने तरह पब्लिक राइट है या नहीं है। और फिर ऑर्डर जो है एब्सोल्यूट होता है, तो ऑर्डर एब्सोल्यूट के फिर 2 है। एक तो और ऑर्डर एब्सोल्यूट होने के बाद अगर वो नहीं करता तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस 2 हैं। 188 PPC के तहत उसे सज़ा होगी। नंबर 2 उसका जो काम है, जो न्यूसेंस रोकने वाला काम है, वो मैजिस्ट्रेट खुद करवाएगा और करवाएगा तो उसकी कॉस्ट जो है वो उस मलबे से या उस गुड्स से मिलेगी जो वहाँ से मिली है। अगर वहाँ से ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा तो उस शख्स की मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा पूरा किया जाएगा। और बाकी 1-2 सेक्शन में उन्होंने बताया कि इंजंक्शन भी इसमें दी जा सकती है जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है। और अगर वो ज्यूरी नहीं देता तो उसके अंदर मैजिस्ट्रेट कोई भी ऑर्डर कर सकता है कि उसको कैसे करना है। और फिर कहा कि रेपिटेशन को स्टॉप करने का भी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है। तो ये है आपका न्यूसेंस का डेफिनेशन से लेके ऑनवर्ड। इसे कहते हैं 133 में न्यूसेंस। जी ज्यूरी बनेगी उसके एप्लीकेशन की ग्राउंड्स क्या-क्या हो सकती हैं, मतलब किन ग्राउंड्स के ऊपर वो ज्यूरी ऑर्डर करेगा? बस वो यही होता है, उन्हें ये कहा जाता है कि उसकी न्यूसेंस को चेक करके आओ। अगर वो मैंने कहा डिपेंड करता है, उनको ना बताया जाएगा क्या ग्राउंड्स क्या लेगा वो जो ज्यूरी क्लेम करने? कुछ भी नहीं, वो कहेगा ज्यूरी बनाओ, उस वो देख के आए कि ये मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। बस यही है उसकी ग्राउंड। ग्राउंड क्या है? क्लेम ज्यूरी का मतलब है कि आप ज्यूरी भेज दें जो ये देखे कि क्या ऐसी न्यूसेंस मैं फैला रहा हूँ या नहीं फैला रहा। बस वो ज्यूरी जाएगी। अगर वो उस न्यूसेंस के रिलेटेड ही है ना, मतलब वो डिस्पोजल कहता है इन्होंने जी इतनी गंदा इनका गटर का पानी है, इन्होंने गटर के ढकने भी ठीक नहीं किए हुए और गटर का पानी बाहर आ रहा है, वो कहता है नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा, मेरा गटर तो बिल्कुल ठीक है। तो इसको तो भी वो ज्यूरी क्लेम करेगी। आप जैसे 5 बंदे भेजूँगा और वो यहाँ देख के आएगा, वो कहेगा अच्छा ठीक है, ये गलत है, डिस्पोजल हो रही है नहीं हो रही, इसको महल्ले वाले तंग है नहीं है, ठीक है। कोई भी वो डिपेंड करता है कौन सी न्यूसेंस है। इसको कहते हैं न्यूसेंस का 133 में। एक है उसके अंदर थोड़ा सा 144 के अंदर है, ये इसे कहते हैं अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस, जिसे आप दफ़ा 44 का तलाक करते हैं। ये करता कौन है? ये ज़िला नाज़िम लगाएगा। रिकमेंडेशन या तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की तरफ से आएगी
या ईडीओ की तरफ से आएगी, एग्जैक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की तरफ से आएगी। तो यहाँ ये लगाने का अख्तियार डिफरेंट है और है, रिकमेंडेशन करते हैं डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट या एग्जैक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ईडीओ जो मुख्तलिफ महकमों के, ईडीओ एजुकेशन, ईडीओ रेवेन्यू, जो भी जिसको भी वो मसला है एग्जैक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, वो कहेंगे कि अब ये बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, वो ये कहते हैं एनी पर्सन को रोका जाए या क्लास को रोका जाए चूंकि उसका एक्ट जो है एनवायंस वाला है, इंजरी वाला है, रिस्क वाला है, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ है, हेल्थ है, सेफ्टी है, या डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, राइट है या नफरे है। तो ये है कि ज़िला नाज़म में बाय ऑर्डर स्टेटिंग द मटीरियल फैक्ट्स ऑफ द केस एंड सर्विंग इन मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 134, पीछे जिस तरह सर्विस होती है सम्मन की और नोटिफिकेशन से पर्सनल, और वो डायरेक्ट करेंगे एनी पर्सन को, किसी भी शख्स को, एक पर्सन को या एक से ज़्यादा को, एनी पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम सर्टन एक्ट और टेक सर्टन ऑर्डर विद सर्टन प्रॉपर्टी इन हिज पोजेशन और अंडर हिज मैनेजमेंट। तो आप उसके तहत तुमने ये करना है, इतने लोग नहीं गुजरने, आज इम्तहान है, यहाँ से नहीं गुजरना, दफ़ा 44 है वगैरह वगैरह। अब इसके अंदर ये जब उसे भेजे हैं तो उसे सुना जाएगा आम हालात में जिसको ये ऑर्डर किया जा रहा है, लेकिन अगर एमरजेंसी है तो ये एक्स पार्टी भी हो सकता है, उसे सुने बगैर भी हो सकता है। ये ऑर्डर पब्लिक के लिए भी हो सकता है और किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए भी हो सकता है। तुम ये कि नहीं करोगे, या इस लोकेलिटी के लोग ये नहीं करेंगे, या विजिटिंग ए पर्टिकुलर प्लेस को नहीं होगा। मसलन हम याद है कॉलेज में पढ़ते थे, अभी बीए में नहीं थे, तो बीए के जब इम्तहान होते थे तो वहाँ एक एरिया लिख दिया जाता था, ये 144 या नाफज है, यहाँ गैर मुतलका लोग नहीं आएंगे। तो वो हमारे ऊपर भी लागू होता था कि यहाँ पे सिर्फ वही आए जिनके पास रोल नंबर स्लिप है बीए की, कोई और आया तो गिरफ्तार हो जाएगा। अब ज़िला नाज़म में आइदर ऑन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन अग्रीव्ड, उसके बाद वो जो इसने ऑर्डर एक दफ़ा दे दिया है उसको अल्टर भी कर सकता है, वापस भी ले सकता है, और उसकी जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। अब अगला कि ये जो हुक्म दे रहा है दफ़ा 44 का, ये अच्छा ज़िला नाज़म अगर जहाँ नहीं है अभी, जिस तरह आजकल नहीं है, तो वहाँ का डीसी जो है वो देगा। जब तक ज़िला नाज़म उस वक्त बनता है जब नीचे इलेक्शन होते हैं बल्दियाती, तो जहाँ जब तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं है, ज़िला नाज़म नहीं है, तो फिर ये डीसीओ लगाएगा ऑन द रिकमेंडेशन। वो दो पहले ही है, ईडीओ एग्जैक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ये दफ़ा 44 ये जो लग रही है, इसके अंदर ये लगातार 2 दिन तक होगी, इससे ज़्यादा नहीं, और महीने में 7 दिन होगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए वो लगाते थे, मुझे याद है अंग्रेज़ी के पेपर में ज़रूर लगी होती थी, 1-2 पेपर में ही, चूँकि वो अंग्रेज़ी का एक पेपर है तो दूसरा पेपर है, तो लगातार 2 दिन लग गई, ए है और बी है, लेकिन उसके बाद तीसरे दिन नहीं लगती थी। लिहाजा अंग्रेज़ी के बाद जो पेपर आता था उस वक्त 44 नहीं होती थी, समझ गए ना। लेकिन वो लगा भी महीने में 7 दिन ही होता था, 7 दिन ही लग सकती थी। तो 7 दिन से ज़्यादा, महीने में 7 दिन से ज़्यादा नहीं लग सकती, और लगातार 2 दिन से ज़्यादा नहीं लग सकती। अगर लगाना इससे भी ज़्यादा लगाना चाहे फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है, लग सकती है। फिर कौन लगाएगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कहती है 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए दफ़ा 44 लगती है ना। ये पीटीआई के ये जो जलसों में कई दफ़ा ऐसा लीगल पॉइंट उठाया उन्होंने कि डीसी ने दफ़ा 44 लगा दी है एक हफ्ते। उन्होंने कहा ये 2 दिन हमने करना है, क्या करना है, एहतजाज करना है, उसने दफ़ा 44 लगा दी। उन्होंने वो 2 दिन के बजाय अगले 2 दिन ले गए। उन्होंने कहा फिर भी ये दफ़ा 44 के तहत उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा ये लगातार 4 दिन तो डीसी लगा ही नहीं सकता, और हाई कोर्ट ने उसके ऊपर सही कहा था। उन्होंने कहा था कि ये किसने लगाई है, उन्होंने कहा डीसी ने लगाई है दफ़ा 44। उन्होंने कहा दफ़ा 44 इसके तहत डीसी तो 2 दिन से ज़्यादा लगा नहीं सकता था। 2 दिन के बाद जो अगले 2 दिन लगे हैं वो गैर कानूनी है, और उसके अंदर जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो गैर कानूनी है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो लगाती डीसी के ज़रिए नहीं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़रिए लगा लेती है। ये है आपका, इसे अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस 144। ये आपका दूसरा सवाल, बल्कि तीसरा सवाल। इस
चैप्टर के अंदर और इस पार्ट के अंदर आपका जो मेन आखिरी है इसे कहते हैं दफ़ा 144 की कार्रवाई भी कहते हैं और चैप्टर 12 की कार्रवाई भी कहते हैं। तो चैप्टर भी याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 18 आपका पहले से लेके ऑनवर्ड। नंबर 1, कौन करता है? मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करता है। कैसे करता है? पुलिस रिपोर्ट आती है या अदर इंफॉर्मेशन? अदर इंफॉर्मेशन मीन कोई पार्टी भी कह सकती है कि जनाब यहाँ ये सिचुएशन है। ग्राउंड क्या है लगाने की 145 के अंदर ऑर्डर पास करने की? दो चीज़ें हैं। वो कहते हैं देयर इज ए डिस्प्यूट विच इज़ लाइकली टू काज ए ब्रीच ऑफ पीस। अब यहाँ एक डिस्प्यूट हो गया है जो लाइकली टू काज ब्रीच ऑफ पीस है। अब एक डिस्प्यूट खाली हो ये नहीं होता, डिस्प्यूट तो लोगों के हैं लेकर रोज़ गुजरते हैं, उस गांव के लोग आपस में उनकी दुश्मनी है, रोज़ एक ही दुकान से वो चीज़ें ले रहे हैं, घूर घार के देख रहे हैं, ये डिस्प्यूट है किसी ज़मीन के टुकड़े के ऊपर। लेकिन अगर उस ज़मीन के टुकड़े के ऊपर दोनों ने लाठियाँ बंदूकें राइफलें निकाल ली है, ये डिस्प्यूट है जो लाइकली टू कॉज पब्लिक पीस है, ठीक है, ब्रीच ऑफ पीस है। तो लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस हो, ये एक तो ये है कि डिस्प्यूट विच इज़ लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस है, ये होना चाहिए, ब्रीच ऑफ पीस होना चाहिए। और ये कुछ और मामलात भी ना हो, गैरत के मामलात ना हो, बेइज्जती के मामलात भी ना हो भी इन मामलात में वो कंसर्निंग लैंड, वाटर या बाउंड्रीज के ऊपर। बस किसके ऊपर ये होना चाहिए? लैंड, वाटर और बाउंड्री के ऊपर। अब लैंड को उन्होंने मज़ीद थोड़ा सा डिफाइन किया कि लैंड की जब बात आएगी ना तो लैंड के अंदर आपने बिल्डिंग भी शामिल करनी। वैसे तो लैंड का मतलब होता है चटियल ज़मीन, खाली ज़मीन, लेकिन उन्होंने आगे सब सेक्शन 2 में कहा कि लैंड के अंदर बिल्डिंग भी शामिल है, यानी किसी बिल्डिंग का झगड़ा है, मार्केट भी शामिल है और उसके अंदर उन्होंने क्रॉप भी शामिल है। लैंड के ऊपर ही क्रॉप होती है ना, तो हालांकि वो जब कट जाएगी तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है, तो ना वो लैंड रहती है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेकिन उन्होंने कहा उसके अंदर वो भी शामिल है। तो लैंड के अंदर क्या शामिल है? बिल्डिंग, मार्केट और क्रॉप, और इवन इनके रेंट्स और प्रॉफिट, और इवन प्रोड्यूस ऑफ लैंड भी। प्रोड्यूस ऑफ लैंड के ऊपर झगड़ा, क्रॉप के ऊपर झगड़ा, किसके ऊपर? बिल्डिंग के ऊपर झगड़ा, मार्केट के ऊपर झगड़ा और उनके रेंट और प्रॉफिट के ऊपर झगड़ा। फिर इन्होंने ये कहा कि वाटर के अंदर फिशरीज भी है, यानी हमने कहा है वाटर के ऊपर झगड़ा है, लेकिन अगर उनका झगड़ा मछलियों के ऊपर है तो वो भी वाटर का झगड़ा ही समझा जाए। तो वाटर के अंदर फिशरी है और लैंड के अंदर क्या क्या शामिल है? बिल्डिंग भी, मार्केट भी, क्रॉप भी, प्रोड्यूस ऑफ लैंड भी और इनके रेंट और प्रॉफिट भी, ठेका भी, ठीक है, ये शामिल है। ये वजाहत कर दी। और जब ये झगड़ा इनका है इनके वाटर और इनके ऊपर इनके रेंट एंड प्रॉफिट एटसेट्रा के ऊपर, और ऐसा डिस्प्यूट है कब्जे का, ऐसा डिस्प्यूट है, ये किसके बारे में है? कब्जे के बारे में। लैंड का कब्जा, फिशरी का कब्जा, प्रोड्यूस का कब्जा, समझ गया? और वो क्या कर रहा है? लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस है। और इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट को मिल गई, पार्टी ने दी या पुलिस ने दी। अब मैजिस्ट्रेट इसकी इंक्वायरी करेगा और जिसका कब्जा है उसको देगा। समझ गया? यहाँ इंक्वायरी क्या है? वो इंक्वायरी जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चैप्टर 20 आपने पढ़ा है वो तरीका वही है। दोनों को बुलवा लेगा, ऑर्डर करेगा और उनको बुलाएगा और कहेगा हाँ भाई किसका कब्जा है? वो कहेगा मेरा है, वो कहेगा मेरा है, इनके ऊपर। तो उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी स्टार्ट कर देगा और जिसका कब्जा है उसे दिलवा देगा। अब एक बात उन्होंने कही कि इससे 2 महीने पहले जिस बंदे को आज उसका कब्जा नहीं है लेकिन 2 महीने हो गए, उस 2 महीने तक उसका कब्जा था किसी दूसरी पार्टी का, तो वो समझा जाएगा उसका कब्जा है। मसलन मेरी ज़मीन मेरे पास थी, हफ्ता पहले या महीना पहले आपने वो कब्जा मेरे से छीन लिया और अब आपका कब्जा है, और आपका कब्जा है और मैं अब बंदूकें लेके आपके पीछे हूँ, तो कब्जा तो आपका है ना, लेकिन चूंकि मुझे डिस्पोजेस किया गया है विदिन 2 मंथ, आज से 2 मंथ इस एप्लीकेशन से, तो मैजिस्ट्रेट जब इंक्वायरी करेगा तो वो ये समझेगा कि फिर कब्जा मेरा था। समझ गए?
तो ये जिसको डिस्पोजेस 2 महीने के अंदर गया और इंक्वायरी करेगा और जिसका कब्जा है वो दिलवा देगा। और अगर वो मैजिस्ट्रेट ये समझे कि इनको बुलवाने में अभी जो है वो टाइम लगेगा, उतनी देर में गोलियां ना चल जाए, पुलिस आती है, वो कहते हैं जी उधर गोलियां चल रही हैं, बंदा मर जाएगा, जल्दी प्रोवाइजो में वो कहते हैं एमरजेंसी का है, तो फिर फौरन ही अटैच कर देगा सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। वो कहेगा प्रॉपर्टी बिल्डिंग वो अटैच है, दोनों पार्टी भाग जाए यहाँ से, कोई ना इसको हाथ लगाए और बंदूकें शंदूकें अपनी साथ में रखो, प्रॉपर्टी अटैच कर दी, लैंड अटैच कर दी, क्रॉप सारा कुछ वो अटैच है, भाग जाओ, ये उन्होंने कहा। फिर इसके अंदर ये छोटे छोटे जो सवालात पैदा करते हैं वो उन्होंने सब सेक्शन में डील किए। सेक्शन 5 कहता है कि एक पार्टी आती है, वो कहती है, या दोनों पार्टी आती है, वो कहती है कि मैजिस्ट्रेट कहता है हाँ भाई तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, तो वो अगर कोई ये पार्टी कहे नहीं जी नहीं, कोई ऐसा डिस्प्यूट ही नहीं हमारा, मेरा आराम से कब्जा है, ये थोड़ी बहुत तलखलामी हुई है, हमारा डिस्प्यूट नहीं है, तो कोई पार्टी ये अलेज करे कि हमारा डिस्प्यूट नहीं है, वो कर सकती है, वो कह सकती है। जिस तरह पुलिस या मैजिस्ट्रेट किसी दो को पकड़ते हैं ना, हाँ भी तुम बलवा कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, दोनों पार्टी के नहीं हम तो बड़े प्यार से लड़ रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, तो ये अगर वो ये कहें, उनमें 5 सबसेक्शन कहता है कि एनी पार्टी को ये राइट है कि वो कह सके, शो काज कर सके कि नो डिस्प्यूट अफोर्सेड एग्जिस्ट करता है हमारे दरमियान, ये है ही ऐसी बात नहीं। और पार्टी इन पोजेशन टू रिटेन पोजेशन अंटिल लीगली इविक्टेड, उन्होंने कहा कि जिसको ये कब्जा दिया है मैजिस्ट्रेट ने, आफ्टर ये वो अनलेस के कोई सिविल कोर्ट कल को उसे वहाँ से एविक्शन ना कर दे, उतनी देर इसके पास ही रहेगा, चूँकि कब्जे के या सिविल मामला जो है वो अल्टीमेट कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट ही है। तो ये जो मैजिस्ट्रेट ऐसी सूरत में जिसको कब्ज़ा देता है वो कब्ज़ा टेम्प्रेरी कब्ज़ा है, क्रिमिनल लॉ की हद तक है। हाँ अलबत्ता कल को वो अपना सिविल कोर्ट में जाके इससे अलग अपने हक में कोई दूसरा बंदा डिक्री ले आए तो फिर कब्ज़ा उसको मिलेगा, उतनी देर जो है ये कब्ज़ा इसके पास ही रहेगा जिसको मैजिस्ट्रेट ने दिया। अगला सिचुएशन ये अराइज होगी सबसेक्शन 7 में कि ये क्रिमिनल कार्रवाई है, इसके अंदर अगर एक पार्टी मर गई है तो क्या 145 की कार्रवाई चैप्टर 12 की ख़त्म हो जाएगी? कहता है नहीं होगी। आम हालात में तो आपने पढ़ा है उधर के अपील हो या कोई केस हो जब मुलजम ही मर गया है तो वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ चूँकि ऐसे केस के साथ सिविल राइट्स भी अटैच है, क्रिमिनल कार्रवाई तो हो रही है लेकिन एक बंदा कहता है कब्ज़ा मेरा है, ज़मीन मेरी है, रेंट प्रॉफिट मेरे है, उसके ऊपर है और वो ये अलेज करते करते मर गया तो उसके लीगल एयर को पार्टी बना लिया जाएगा और वो ये मामला सुना जाएगा। अगर उसने ये जो अटैच की है चीज़ या उसके सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है वो मैजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसी क्रॉप है जो सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके है तो वो उसको कस्टडी में लेके सेल करने के ऑर्डर कर देगा और सेल प्रोसीड जो है वो उसके बाद उसके हक में होगी जिसका कब्ज़ा हो जाएगा। मसलन वो फिशरीज़ है तो फिशरीज़ को आप मैजिस्ट्रेट ने अटैच कर दिया है, मछलियों को उसके ऊपर झगड़ा था अटैच कर दिया, तो वो कितनी देर रख सकते हैं भाई? अटैच करेंगे ही और उसका असल मालक कौन है उसका तो फैसला कोई महीना लग जाएगा, तो महीना या 2 महीने या 4 महीने वो मछलियाँ तो नहीं रख सकते। तो या कोई और ऐसी क्रॉप है जो सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके है तो उसके ऊपर क्या होगा, वो फ़ौरन ही मैजिस्ट्रेट उसको बेच देगा, पैसे अपने पास रखेगा जब तक उसका फ़ैसला नहीं होता। फैसला हो गया कि इसका कब्ज़ा एक को जाना चाहिए तो उसके जो पैसे हैं प्रोसीड है वो एक को पैसे दे दिए जाएंगे कि तेरा ही कब्ज़ा था फिशरीज़ के ऊपर। अब ये जो उसने किया है इसके अंदर पता चला ये 2-3 गवाह हैं, उनको इस असल मामले का पता है, वो असल इस चीज़ के बारे में सही दे सकते हैं, तो या उनके पास असल डॉक्यूमेंट है इसके बारे में, तो उन्होंने कहा मैजिस्ट्रेट उसको समन इशू कर सकता है उसे कहने के लिए कि अटेंड करो और या शहादत दो और या डॉक्यूमेंट दो इसके बारे में। जिस तरह 160 में पुलिस का आपने इख्तियार पड़ा था कि जो वहाँ पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ केस है जिनका वो स्टेटमेंट 161 में नोट कर रहा होता है तो वो 160 में क्या कहते हैं उसको बुलवाने का इख्तियार उसे होता है। तो इसके साथ उन्होंने कहा है 107 की पावर भी वो इस्तेमाल कर सकता है, यानी 107 जिसे आप 751 कहते हैं वो होते हैं ना उधर पुलिस वाले
मैंने क्या कहा था, डिस्प्यूट है, लाइकली टू लड़ने वाले हैं तो 107 में वो गिरफ्तार कर लेते हैं, 151 में आके ये उनसे बॉन्ड ले लेता है मुचल के। तो यही बात उन्होंने कही है कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसकी जो 107 और 151 वाली, 151 में वो पकड़ते हैं पुलिस वाले और 107 में ये मुचल के लेता है, बॉन्ड लेता है। आइंदा तो लड़ा है ना, जो कल हमने पढ़ा, लड़े तो अगले 3 साल तक दोबारा लड़े ना, या लड़ने की कोशिश की तो ये बॉन्ड फोरफीट करके 1 लाख रुपये लगा लूँगा आपसे। तो यहाँ भी उन्होंने कहा है कि वो भी साथ साथ कार्रवाई हो सकती है। तुम लड़ते हो, लड़न लगे हो, तुम ब्रीच ऑफ पीस करने लगे हो, पहले तो बॉन्ड भी दो ना ज़रा, 2-2 लाख के बॉन्ड भी ले लिए, साथ ये भी इंक्वायरी चल रही कि 2-2 बॉन्ड दोनों से लिए जा सकते। अगर तुम्हारी पार्टी को बंदा दोबारा लड़ा ना, 2-2 लाख तुम दोनों से ले लेने और साथ ये प्रोसीड जो कर रहा है इसको तो फिर करेगा। पावर टू अटैच सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, तो ये उन्होंने कहा है मैजिस्ट्रेट अगर वो यहाँ पहुँचता है, ये उस सूरत में है कि ज़मीन ऐसी है, कब्ज़ा इन दोनों पार्टीज़ में किसी का भी नहीं है। अक्सर होता है ज़मीन गवर्नमेंट की है, कब्ज़ा है वही रोला इन्होंने डाला हुआ है। तो 146 में उसका है कि वो डिस्प्यूट जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है उसे अटैच करने का ऑर्डर हो जाए। वो कहेगा चले भी भज्जो थोड़े कोई नहीं है, सरकारी ज़मीन जो है भी तुझी कर दे, अंटल के कॉम्पिटेंट कोर्ट चाहे ये कब्ज़ा आपका किसी का भी नहीं है। मुझे ये पता चला है आप अब वो कब्ज़े की कोशिश में है, अभी उसमें ही अभी झगड़ा हुआ था। तो अगर मैजिस्ट्रेट इस चीज़ पे पहुँचे कि कब्ज़ा, आपने क्या पढ़ा है, कब्ज़ा किसी का अगर है तो वो तो उसे रिस्टोर करवाएगा जो असल है और झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी का है ही नहीं है, दोनों है ही सिर मार रहे हैं, तो 146 में वो प्रॉपर्टी अटैच कर देगा, कहेगा भाग जाओ अपने अपने सिविल कोर्ट में, अगर कोई आपका रोला है तो उधर से कराओ। तो ये जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है ये मैं अटैच करने लगा हूँ। यहाँ तक 146 तक ये वाला मामला था। और ये था पोजेशन के ऊपर, पोजेशन के ऊपर झगड़ा है। किसके ऊपर डिस्प्यूट क्या है, पोजेशन का किसके बारे में है, 3 बारे में है, 3 है बेसिकली, 3 है। उसकी एलेबोरेशन है लैंड, वाटर और बाउंड्री। हदबंदी या राइट ऑफ वाटर के ऊपर है, यूज के ऊपर है। ये नहीं है पानी मेरा है, बिल्डिंग मेरी है, रास्ता मेरा है, बल्कि क्या है, मैंने इस्तेमाल करना, या मेरा इस्तेमाल करने का राइट है। ज़मीन चाहे कि जिसकी भी है, लेकिन वहाँ से गुजरने का रास्ता है। पानी किसी का भी है, इस्तेमाल करने। Or other information that a dispute likely to cause a breach of peace exists regarding any alleged right of user of any land or water as explained in 45, he may make an order in writing stating the ground of his being so satisfied and requiring the parties concerning in such dispute to attend the court in person or by pleader within a time to be fixed by such magistrate, and to put in writing statement of their respective claim, and shall thereafter inquire into the matter in the manner provided in section 145, and the provision of that section shall as far as may be applicable in case of such inquiry। तो वो 145 में उन्होंने कहा जिस तरह वो तरीका है उसी तरह ये करेगा यूज़ ऑफ राइट, यूज़ के बारे में भी। या उन्होंने कहा हाँ, एक अगर वो किसी का राइट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये राइट कर देगा, एनी इंटरफेरेंस ना हो, मेक एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग एनी इंटरफेरेंस को, किसी को और को कहेगा कि मना कर देगा कि नहीं तुम्हारा राइट नहीं है, अब यहाँ इंटरफेरेंस उसके मामलात में ना करो। प्रोवाइजो में कहा, उन्होंने कहा बाज़ राइट होते हैं, 3 सिचुएशन है। बाज़ राइट आपके हैं जो आपने ऑल टाइम ऑफ द ईयर यूज़ करते हैं। आप कहते हैं ये रास्ता है, ये तो हम सुबह शाम आते जाते हुए इस्तेमाल करते हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं वापस आते हैं तो हमारे बच्चे यही यूज़ इस्तेमाल करते हैं, और ये है ऑल टाइम ऑफ द ईयर का। तो जो राइट आपका यूज़ ऑफ वे का ऑल टाइम ऑफ ईयर का है, तो उसके लिए आपको साबित करना है कि हमने पिछले 3 महीने से ये इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपने ये साबित करना है कि पिछले 3 महीने तो हम इसको इस्तेमाल कर ही रहे हैं, एटलीस्ट 3 महीने। ये नहीं है पिछले हफ्ते ही आपने स्टार्ट किया हो और उसके बाद आप अंदर आ जाओगे, ये भी नहीं, एटलीस्ट आपने ये 3 महीने, ऑल टाइम ऑफ द ईयर है। तो अनलेस सच राइट हैज़ बीन एक्सरसाइज विद इन 3 मंथ नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंक्वायरी, यहाँ पे उससे 3 महीने पहले तक आपने वो राइट इस्तेमाल किया हो, ऐसा राइट जो आप रोज़ इस्तेमाल कर दें, ऑल ईयर आप इस्तेमाल। नंबर 2, बाज़ होता है सीजनल, मसलन आप ये रास्ता उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब फसल उठाते हैं,
मैंने गांव में कई ऐसे रास्ते देखे कि वहाँ ट्रैक्टर आप उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं जब फसल उठाते हैं। कहते हैं जी हर सीज़न के अंदर, खरीफ में या रबी में, या इवन आप कहते हैं जी हम इसको सिर्फ महीने में जब भी फसल उठाए तो वो सीजनल है, 4 महीने बाद या 3 महीने बाद ही हम यहाँ से गुजरते हैं जब ये सीज़न आता है क्रॉप का। अगर आपने ऐसे राइट को एक्सरसाइज करना है तो आपने ये साबित करना है सीज़न के हवाले से कि आपने लास्ट सीज़न ये इस्तेमाल किया है, आपने लास्ट सीज़न किया। अब आप गंदम की फसल उठा रहे हैं, आप कहें कि चावल की फसल उठाते हुए हमने यही रास्ते इस्तेमाल किए थे, आज ये हमें रोक रहा है। बाज़ होते हैं जो ओकेजन के होते हैं, ओकेजन आता है साल बाद मेले के ऊपर, आप कहते हैं हमेशा हर साल मेले के टाइम हम इसी रास्ते से गुजरते हैं। तो बचपन में मुझे याद है एक दफ़ा वो एक दोस्त था, तो उसने बिल्कुल छोटे थे उसके गांव में मेला होता था, तो हमने कहा यार हमने बड़ा दूर है, हमने नहीं जाना, आपके गांव से भी आ गया। वो कहता नहीं आए आप। तो वो हमें ले गया खेतों में से, पगडंडियों में से, सारा वो जो गांव पिंड सारा उधर से जा रहा। मैंने कहा ये शॉर्टकट कहाँ से, लोगों की फसलों में आप ख़राब करते जा रहे हो। कहता नहीं, ये जिस साल मेला होता है हम इधर से ही गुजरते हैं। तो कहता मेले में इसने हमें इजाज़त दी हुई है, पूरे गाँव को हमें पता है कि इधर से ही गुजरना है, ये शॉर्ट पड़ता है, वरना तो ये बहुत दूर है। तो ये कौन सा था जो है ओकेजन है। सीजन वाला तो दूसरा हो गया ना, ओकेजन है तो वो भी कि लास्ट उर्स के ऊपर या लास्ट मेले के ऊपर हमने ये यूज़ किया, तो फिर आपको ये राइट आपके हक में होगा, यूज़ ऑफ वे का, वाटर का, लैंड का। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलात के अंदर 148 कहता है जब आप लोकल इंक्वायरी ज़रूरी हो तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज किसी मैजिस्ट्रेट को लोकल इंक्वायरी के लिए भी भेज सकता है कि ये यार समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, ये यहाँ से तो नहीं समझ आ रही, तो वो जाएगा तो गांव से इंक्वायरी करेगा, लोगों से पूछेगा सारा, ये वहाँ कर सकता है सेशन जज ऑर्डर 148 में मैजिस्ट्रेट को भेज के। ये है मेन आपका 145 की कार्रवाई जिसके हम कहते हैं। क्वेश्चन 19 जिसके अंदर 4-5 सेक्शन ही है, जिसके अंदर हम कहा 149 में है कि एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज फॉर द पर्पज ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शेल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। 2 लोग जो है आपस में तलख कलामी कर रहे हैं और हाथों में डंडे पकड़े हुए हैं, कोई भी पुलिस ऑफिसर आएगा उसके अंदर वो पढ़ के उसके कमीशन, यानी कि आपस में लड़ ना पड़े, डंडा मार ना दे, तो प्रिवेंट करेगा कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस को, तो लोगों को भगा सकता है। नंबर नेक्स्ट 150 में एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन of a design to commit any cognizable offence shall communicate such information to the police officer to whom is subordinate and to any other officer whose duty it is to prevent or take cognizance of the commission of any such offence। आपने बाज़ार में पुलिस वाले कांस्टेबल रखे होते हैं जो कि बैंकों के या बाज़ार पे या ईद पे आपने देखा ख़वातीन आ रही होती हैं, तो ये है, तो वो 2-4 लड़के इकट्ठे हो गए, उधर से भी हो रहे हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन उस पुलिस को लगी कि ये कोई जुर्म करेंगे, लड़ेंगे, ख़वातीन को तंग करेंगे, डिज़ाइन है, इनके इरादे हैं कोई ना कोई जुर्म करने के, तो वो SHO को इतला देगा कि ऐसी सूरत हाल है, ये 150 में या मुतला करेगा। 151 में जो अभी हमने कहा, 151 में जो पुलिस ऑफिसर है नोइंग ऑफ ए डिज़ाइन टू कमिट, उसे नॉलेज है कि ये डिज़ाइन है इनका कमिट करने का एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये तलख कलामी कर रहे हैं, ये अभी मारने पे था, तो वो उसे मे अरेस्ट विदाउट ऑर्डर फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट। तो हमने उधर भी पढ़ा 54 में भी कि जो जिनके डिज़ाइन है टू कमिट है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसको फिर फ़ौरन गिरफ्तार कर लेगा, तो गिरफ्तार करके 107 में मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा, जिसे कहते हैं 751। ये 107 में, ये 51 यानी 151 में पकड़ते हैं, और मैजिस्ट्रेट 107 में उनसे बॉन्ड लेके उनको छोड़ देता है, तो इसे कहते हैं 751, यानी 107 मैजिस्ट्रेट की 151 के तहत पकड़ते हैं, 107 के तहत उसे बॉन्ड लेते हैं। आगे 152 में है कि पुलिस ऑफिसर मे ऑफ हिज ओन अथॉरिटी इंटरपोज टू प्रिवेंट एनी इंजरी attempted to be committed in his view to any public property, movable or immovable, or the removal or injury of any public landmark, buoy or other mark used for navigation।
वो जा रहा है नहर के किनारे, पुलिस जा रही है, कोई सरकारी दरख्त काट रहा है, वो आ जाएगा, उसको क्यों काट रहे हो भाई, पुलिस रोक सकती है। वो जो संगे मील होते हैं जिसपे लिखा होता है, उसको कोई तोड़ रहा है, वो आ जाएंगे। वाटर के अंदर मार्क लगाए होते हैं बॉय, वो उसको रोक सकता है कि ये आप क्यों इसको ख़राब कर रहे हो। हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, उसके ऊपर कोई बाहर से उसको दीवार को तोड़ रहा है या उसके जो है वो कर रहा है, क्या कहते हैं, पत्थर मार रहा है। इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मैयर्स के ये भी इनकी है कि जहाँ उसे फाल्स वेट लगे, ये बाट जो होते हैं किलो 2 किलो 4 किलो के, ये दुकान वालों ने गलत रखे हुए हैं। तो एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट ए वारंट एंटर एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्टिंग और सर्चिंग फॉर एनी वेट्स और मैयर्स और इंस्ट्रूमेंट फॉर weighing used or kept where and whenever he has reason to believe that there are in such place any weights, measures or instrument for weighing which are false। तो उसे पता है कि ये जो तराजू है, इसके उसके बाट हैं, ये खोखले हैं, 900 ग्राम बेच रहा है किलो के नाम पे, तो उसको कर सकते हैं। इफ़ ही फाइंड्स इन सच प्लेस एनी वेट, measures or instrument for weighing which are false, he may seize the same and shall forthwith give information of such सीजर टू ए मैजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन। तो वो उसको सीज करके मैजिस्ट्रेट को इत्तला करेगा, ये इसका काम है। बाकी काम फिर आगे मैजिस्ट्रेट करेगा कि फॉल्स है नहीं, लेबॉर्ट्री जाएंगे, यहाँ ये बदमाशी नहीं कर सकते को उठा के ले जाए। और सारा ये है आपका पहला हिस्सा जहाँ हमने 19 क्वेश्चन इसके कंप्लीट किए। उसके बाद 154 से ऑनवर्ड हम कर चुके हैं, उसको फिर हम नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसका आखिरी जो रह गया CRPC वो करके, तो मेरा ख्याल है कि वो करके ही इसे PPC स्टार्ट करें। क्या ख्याल है? एक ही आधा हिस्सा रह गया, फिर वो कर ही लेते हैं। तो हाँ जी, 8 के अंदर। हाँ हाँ, वो इस तरह होता है कि मैजिस्ट्रेट को जब ये करते करते ये इतला मिले कि ये मामले को देखे बगैर हल नहीं होना, तो वो सेशन जज को लिखता है, सेशन जज उसे डिप्यूट करता है, उसे या किसी और को। तो ये होता है उसमें कि जब ये समझते हैं कि इसके अंदर मुझे अदालत में बैठ के ये मामला मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या रोला है। अब हो अगर मसला ही हो लैंड और बाउंड्री का, तो मुझे क्या पता यहाँ बैठ के वो जितने मर्जी को आर्गूमेंट देता रहे, मुझे क्या पता एकड़, वो कहेगा जी मेरा एकड़ है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसने इधर से लिया गया, ये इसने उसको तोड़ के अपने हिस्से में कर लिया, मुझे क्या पता, जब तक वहाँ जाके मैं नहीं देखूँगा। वो कहता है दरख्त मेरी तरफ है, वो कहता है मेरी तरफ है, जो किनारे पे होते हैं। अब इसका फड्डा कैसे हल होगा? तो वो जाएंगे तो पता चलेगा किसकी तरफ है, फीते शीते से या कोई। तो वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जहाँ लोकल इंक्वायरी की ज़रूरत होती है। तो ये उसकी बात है। हाँ, पहले ज़्यादातर जाते थे जब एग्जैक्टो, मुझे याद है बचपन में हमारे शहर में एक दफ़ा आया था, हमारे वो अजीज़ थे, तो उन्होंने एप्लीकेशन, वो हमारे अंकल ही थे, उन्होंने दी थी। वो वैसे काउंसलर थे, तो उस वक्त फड्डा था, तो वो एक पार्टी के हक़ में थे, तो उन्होंने दी थी। तो वो मैजिस्ट्रेट शाम को मुझे याद है आया था, तो वो जो है वो आगे पीछे देख के, कब्जे शब्जे देख के फिर वो गया था। तो आजकल जो है वो है, जा सकते हैं लोकल इंक्वायरी में, लेकर चूँकि ये मैजिस्ट्रेट जो है वो जुडिशल वर्क भी कर रहे होते हैं, सिविल भी कर रहे होते हैं, फैमिली भी कर रहे होते हैं। तो वो कोशिश करते हैं अगर 145 की कार्रवाई अगर आए भी तो अदालत में ही उसे हल करने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं जाते। तो ये 147 और रीजमेंट एक्ट में फिर किस तरह डिफरेंशिएट किया जाएगा? किस में फ़र्क? ये सेक्शन 147 में यूज ऑफ राइट, यहाँ उन्होंने ईजमेंट में तो आपको वो पिछला देना पड़ता है। हम 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ज़मीन है तो हम 60 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और 2 साल के अंदर अंदर हमें किसी ने डिस्टर्ब किया है। वो तो राइट ऑफ ईजमेंट सिविल में है परमानेंट, ये आपका परमानेंट नहीं है, ये आपका टेम्पररी राइट है जो आप क्रिमिनल लॉ के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके अंदर ये आप देते हैं कि इसके ऊपर। और मैजिस्ट्रेट इंटरपोज इसलिए नहीं कर रहा कि इनका राइट है, मैजिस्ट्रेट इंटरपोज और मुदाखलत इसलिए कर रहा है कि यहाँ ब्रीच ऑफ पीस होने लगा है।
झगड़ा होगा। बस इसने झगड़ा जो है वो ख़त्म करना है टेम्परी बेस के ऊपर। वही तो आगे लिखा है कि अगर किसी को कोई एतराज़ है तो सिविल राइट में जाए। मैजिस्ट्रेट जो टेम्परी तौर पे कर देगा, जिसका कब्ज़ा बना देगा, हो सकता है वो उसके लिए तो बड़ा आसान है। उसने तो ये देखना है कि लास्ट सीज़न में कौन इस्तेमाल कर रहा है ये राइट। अगर हम यूज़ ऑफ वे में आए, इसमें आए, तो वो कहेगा ये इन्हीं का है, ये आखिरी पिछले साल तो इन्होंने किया है। लेकिन मैजिस्ट्रेट पीछे वो 20 साल तो नहीं जाएगा। इसने टेम्परी तौर पे कर दिया, वो कहेगा इनका राइट बिल्कुल नहीं है, ये मेरी ज़मीन हर साल है भाई आके 2-3 साल से कर रहे हैं, इन्होंने 1-2 साल में चुप रहा हूँ। तो मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा है, बंदूकें अपनी जगह पे रखो, चाकू कुल्हाड़ियाँ रखो, जाओ सिविल कोर्ट में। मुझे ये नज़र ना आए कि यहाँ पे कोई मुदाखलत अब कब्ज़े पे या यूज़ पे हो रही है। मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, इनका हक़ है। ये सालाना जो है ये गुज़रते हैं तो हर साल गुजरेंगे, सीज़न पे गुज़रते हैं तो हर सीज़न पे गुजरेंगे, ओकेजन गुजरते हैं तो ओकेजन पे गुजरेंगे, एनुअली है तो रोज़ सुबह और शाम तो गुजरेंगे। मेरा फ़ैसला ये है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि इनका सिविल राइट ही नहीं है तो जायज़ अदालत में उधर से वो साबित कर लें, फिर ये मेरा राइट एक साइड पे हो जाएगा। मैं आपका झगड़ा ख़त्म करवाने के लिए आया हूँ और झगड़ा ख़त्म होना है किसी एक के हक़ में, दोगे ही तो होगा ना। मैं झगड़ा ख़त्म करवाने के लिए ये फ़ैसला कर रहा हूँ, आपके राइट परमानेंट आपको नहीं दे रहा। मेरे क्वेश्चन है 145 की कार्रवाई जो चल रही है, याद नहीं 145 की कार्रवाई, तो जो लोकल इंक्वायरी जब स्टैंड होगी फोटो सेशन में, वो कहाँ कार्रवाई चलेगी 147 की कार्रवाई? और वो तो उसके अंदर मैंने कहा है ना, वो और चीज़ अगर पर्चा हो जाए, वही तो हमने कहा है कि इवन 107 की 105 की कार्रवाई अगर हुई है, अगर उन्होंने उसके अंदर झगड़ा कर दिया है और पर्चे शर्ते और भी हो गए हैं, वो अलग चीज़ है। आम तौर पे उससे पहले ये कार्रवाई होते हैं। अगर वो हो गया है और आपको दोबारा ये यकीन है, तो वो जो उन्होंने जुर्म किया है, एक दूसरे को मार दिया है, ये कर दिया, वो तो पैरेलल चलेगा। और उसके बाद मैजिस्ट्रेट ये कहता है आज ये लड़े हैं, परसों फिर लड़ेंगे, लिहाजा पहले मैं जो सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट है उसका फैसला करूँ। ये कार्रवाई 145 की उसने सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए करनी है। 148 की कार्रवाई ये होती है कि उसके अंदर ही उसे ये लगा कि यार ये मामला हल इस तरह हो सकता है कि मैं जाके देखूं सही मैं किसके हक में फ़ैसला करना है। तो ये वो जो जाके देखता है सेशन जज की इजाज़त से, वो 148 में उस अपनी इंक्वायरी में कि कब्ज़ा किसको दूं उसको हेल्प आउट करने के लिए जाता है। जब ये उसने फ़ैसला कर दिया तो ये फ़ैसला हो गया। और अलग से अगर वो आपस में लड़े हैं, जो भी जुर्म किए वो चलना ही है, वो चलेंगे। उन्होंने पहले बंदा मार दिया या हो गया है, वो भी चलेगा। अब अगर उसे है कि दोबारा भी हो सकता है तो तब ये करेगा कि ये डिस्प्यूट लाइकली टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस है तो मैं इसको करूं। जुर्म जो होते जाएंगे वो ऐड होते जाएंगे, उसका कोई नहीं है कि जुर्म नहीं होने। सर ये तो ठीक है, लेकिन लोकल इंक्वायरी के हद तक 148 की कार्रवाई वो भी सारी चलेगी? मैं कह रहा हूँ लोकल इंक्वायरी साथ क्यों करनी है, उसका मकसद है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचूं कब्जा किसका है। जब उसने ये कर लिया है तो बात ही खत्म होगी। ये तो एडिशनल उन्होंने 148 एंड पे दिया कि ऐसे मामले में अगर उसे ये लगे कि मेरे से हल नहीं होना अदालत में बैठ के, मैंने इसको हल उसी वक्त करूँगा जब मैं वहाँ जाऊँगा। ये सिचुएशन ही ऐसी बन गई, दोनों इतने पक्के झूठे हैं कि मुझे नहीं समझ आ रही। तो वो कहता है मैं जाके करूँगा। तो वहाँ हेल्प आउट करने के लिए, उसे असिस्ट करने के लिए, ये नहीं है कि वो अलग चलेगी वो अलग चलेगी, उसका हिस्सा है। वो हो सकता है ज़रूरत ना हो सकता है ज़रूरत हो।
किधर थे? बाइक खराब हो गई अच्छा, बड़ा बाइक नू सही करा के रखना सी, सर, वो सही थी पंक्चर हो गई। ठीक है। कल 2 पीरियड है आपके साथ? चलें, कल इंशाल्लाह जो है वो जो आखिरी हिस्सा रह गया CRPC का वो कंप्लीट करके तो फिर ये करेंगे। और आप लोगों का टेस्ट जो है वो इसी तरह 3 हिस्सों में होना है, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा। पहला हिस्सा थोड़ा डिफाइन कर दें कि कहाँ से किस सेक्शन में होगा। कोई और कर दे जी, कुछ इनू हिंदी ज़बान च कर देवे, उर्दू च कर दो। चलो ऐसे ऐसे स्टार्ट होता नहीं है। सर, वो सेक्शन हम उसमें गए हुए हैं 300 समथिंग भी है बीच में, तो वो सारा जैसे प्रोसीजर है वैसे लेकर 154 से पहले वाला छोड़ के जो अब तक किया है वो पहला हिस्सा, सर वो मिडल वाला। भी शामिल होगा। चले वो उधर कर लेना, इसको रहने देना, वो पहले में कर लेना 22 से 22 भी। आप 154 से ऑनवर्ड जाएं बस, रिवीजन एग्जीक्यूशन तक। बेसिकली रिवीजन है 439 तक है बेसिकली, वो कंजेक्टिवली आगे ये यहाँ तक है 439 से तक, वो पहले आ जाएगी मेरा ख्याल है। टेस्ट पार्ट्स में ले ले सर, वो कन्वीनियंट हो जाएगा थोड़ा हमारे लिए भी। वो बह जा आराम नाल, तो वो तो मैं घर बैठा हूँ। तो बाहर जा, फिर ते तू क्लास में बाहर जा, चल बाहर जा, उत्थे बाहर बैठ उतनी देर, चल निकल, उठ उत्थे बाहर बाहर बैठ उतनी देर, चल फिर ठीक है। हाँ जी, कल का दिन भी दे दें सर, कल का क्या करूँ? सर ये तैयारी करने के लिए 3 दिन और टेस्ट। कल को क्या कर रहे हो फिर? छुट्टी दे दो? अच्छा, चलो देखता हूँ क्या करना है। हाई कोर्ट को जाता है कोई खबर इसकी सिलेबस चेंज होने की आ रही है, तो कोई नहीं पहुंची हाली है।
सुबह छुट्टी है टेस्ट की। तू जाना किधर है? 14 फरवरी को किधर जाना है तू? है मुझे नहीं पता सुबह 14 फरवरी। तू पूरा गुन्ना है अंदरों, प्लानिंग करके आया है घर। तू कह आया ना मेरी बड़ी एक्स्ट्रा क्लास है कल, मेरे को तो छुट्टी मंगी जाना है। मुझे पता था कि था सुबह 14 फरवरी। तेनू बड़ा पता है, तू रात सारी रात प्लानिंग करता रहा होना है। बहाना नहीं, मैनू आके आ रहा कि छुट्टी दे दो, छुट्टी है घर कवेगा नहीं। कल रात जी ना 10 बजे क्लास है, 10 बजे तक क्लास। मंडे की छुट्टी कर लेंगे, सुबह ट्यूसडे को टेस्ट कर लेंगे। टेस्ट कब? कल देना है? नहीं अच्छा ट्यूसडे देखता हूँ कब, अगले मंडे में कौन सा दे। कि इसके बाद और भी इस तरह की हमारे इसी पार्ट में टेस्ट होंगे, इसके बाद ये क्लोज है। क्यों, ये उस तो बाद सारे आधे टेस्ट होने ने, जो पढ़ते जाएंगे टेस्ट होता जाएगा।
ठीक है जी, कर लें ब्रेक। बाद में उन्हें क्या करें, और वो जो उसने कहा वो साफ़ किया।